हेलो एवरीबॉडी। तो ये है धातु और अधातु का सेकंड पार्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे। इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं कि धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा, उनकी विशेषताएं और उन दोनों में अंतर क्या होती हैं। फिर धातुओं की अभिक्रिया जल से और अलग अलग अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, ठीक है, अलग अलग परिस्थिति में। अब आगे और पढ़ते हैं। यह है सक्रियता श्रेणी, अगला टॉपिक। इसमें क्या होता है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। यानी कि जो धातु सबसे ऊपर लिखा है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद और कम, और सबसे नीचे जो लिखा है कौन सा, ए यानी कि आयरन यानी कि गोल्ड, ये सबसे कम क्रियाशील होता है, ना के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता का घटता क्रम। ये क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता का घटता क्रम। अब इसमें देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, दूसरे नंबर पे क्या है सोडियम, तीसरे नंबर पे कॉपर, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद देखो बीच में हाइड्रोजन क्यों दिया। हम यहाँ धातुओं की बात कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे धातु कर्म। पृथ्वी से जो खनिज या अयस्क खोद के निकाले जाते हैं, फिर उनसे धातु किस तरह शुद्ध करके निकाला जाता है, वही पढ़ेंगे। उसके लिए ही इसकी जरूरत होती है सक्रियता श्रेणी की। तो इसमें हाइड्रोजन इसलिए दिए हैं बीच में, ताकि ये पता चले कि हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं, ठीक है, जैसे कि जल हो गया या वो अम्ल हो गया, तो अम्लों में अगर हम ये जो हाइड्रोजन के ऊपर है ये सारे धातु, इनकी क्रिया अगर हम अम्ल से कराएंगे तो अम्ल में से हाइड्रोजन को मुक्त कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक। और उस यौगिक में ये तत्व बैठ जाएंगे अगर इनकी क्रिया कराएंगे। अगर हाइड्रोजन से नीचे जो चार धातु हैं, कौन सी, कॉपर, हाइड्रोजियम यानी कि मर्क्यूरी, और अर्जेंटम यानी कि सिल्वर, और आरम यानी कि गोल्ड, इन चार से क्रिया कराएंगे अगर किसी अम्ल में, तो वो उस अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो कुछ तत्व हैं ऊपर से, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये चार पांच धातुएं जो हैं अधिक क्रियाशील हैं। और इसमें जो है जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, ये कम क्रियाशील हैं। और कॉपर और कौन सा है, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों बहुत कम क्रियाशील होती हैं। उसमें सिल्वर और गोल्ड ना के बराबर क्रियाशील होते हैं, बहुत कम। और गोल्ड तो एकदम से ही क्रिया समझ लो 1 या 2% ही क्रियाशील होते हैं, 98-99% अक्रियाशील होते हैं। तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इन सारी धातुओं को अगर हम खोद के जमीन से निकालेंगे तो वो किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करके किसी यौगिक में रहेंगी, जैसे ऑक्साइड के रूप में रहेंगी, सल्फर से अभिक्रिया करके सल्फाइड के रूप में रहेंगी, या और भी धातु के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग रूपों में रहेंगी। लेकिन ये दोनों जो है सिल्वर और गोल्ड, ये शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, किसी से अभिक्रिया करती है, इसलिए जहाँ भी मिलती है शुद्ध रूप में मिलती है। तो अब प्रश्न उठता है कि जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं, ठीक है, हाँ, जो पहनती हैं, वो क्या कहते हैं, उसमें जंग क्यों लग जाता है, काला क्यों पड़ जाता है। अगर वो किसी से अभिक्रिया करता नहीं है तो काला क्यों पड़ जाता है, या जो भी है उसके कलर में क्यों चेंज आ जाता है। जैसे सोने की और नथुनी हो गया या अंगूठी हो गया, जो भी है, पता क्या होता है जी, क्या क्या होता है, यहाँ पहनते कुछ, यहाँ पहनते बाली है ना, तो लुक लुका रहा था क्या स्क्रीन, ओके। तो ये सब कुछ लंबे टाइम के बाद क्या होता है, कितना लाइट काट दे रहा, लंबे टाइम के बाद क्या होता है, वो थोड़ा मटमैला काला हो जाता है, ठीक है, उस पर समझ लो कि जंग लग जाता है। तो जंग क्यों लगा, कैसे लगा, वो तो अक्रियाशील नहीं है ना। तो उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि उससे जो है मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, वो आसानी से टूट फूट सकता है, ठीक है, बहुत नरम होता है। तो उसमें 24%, मान लो 24 यूनिट है सोना, ठीक है, तो उसमें से 2-3 यूनिट जो है या 4 यूनिट कॉपर या ये सिल्वर मिला देते हैं सोने में, तो वो 20 कैरेट या 18 कैरेट का हो जाता है। ज़्यादातर जो आभूषण बनते हैं गहने, वो 18 कैरेट के होते हैं। तो उसमें क्या अशुद्धि मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ा मजबूत हो जाए, उसको ढाला जा सके और वो टूटे ना, नहीं तो बहुत मुलायम होता है, आसानी से कहीं हल्का फुल्का भी जोर पड़ेगा जो भी आभूषण है वो तो पिचक जाएगा, ढचक पिचक जाएगा, टूट जाएगा, है ना। उसके लिए उसमें अशुद्धि मिलाया जाता है, कॉपर का या सिल्वर का, चांदी का, सोने में वही जो 2-4 कैरेट मिलाया जाता है, उसी के नाते वो अशुद्ध हो जाता है। अब वही अशुद्धि जो है वही अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से और अलग अलग तत्वों से, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसको लंबे समय के बाद जो है उसको सफवाना पड़ता है सोनार के पास ले जाके, समझ गए। अब आगे पढ़ेंगे कि धातुएं जो है अधातुओं से क्रिया कैसे करती हैं, तो उसके लिए देखिए। तो धातुएं अधातुओं से क्रिया कैसे करती हैं, उसके पहले ये जान लेते हैं, ये जो कुछ मेन तत्व हैं धातु अधातु या उत्कृष्ट गैस है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लेते हैं। इसी के आधार पर ये अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते रहेंगे तो अभिक्रिया करा लेंगे। जैसे हीलियम है, कुछ उत्कृष्ट गैस ले लिए, उत्कृष्ट गैस क्या होता है, इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, अष्टक इनका
पूरा होता है, या जो भी एक कक्षा इनका पूरा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना ही लेते हैं ना ही देते हैं, यानी कि अवक्रिया नहीं करते। जैसे कि हीलियम हो गया, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 2। ठीक है। अब जो बोर-बरी नियम है उनके अनुसार क्या होता है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। तो अगर पहली कक्षा की बात करें तो 2 गुणे एक, पहली कक्षा में n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 2 ही, यानी पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, यानी कि ये भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2। तो ना ही कम है ना ही ज़्यादा। और नियान कितने नंबर पे होता है? नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक है। अच्छा, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 गुणे 2 की घात 2, कितना? देखो 2 की घात कितना होगा? 4, 4 गुना 8, यानी कि दूसरे कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, भर गया, दूसरे वाले में कितना? 8। तो ये देखो इसका बाहरी कोष भरा हुआ है ना, तो ये भी अवक्रिया नहीं करता है किसी से। आर्गन कितने नंबर पे होता है? कहते हैं ना 1 से 30 तक याद कर ले, 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2, 8, 8। इसका भी अष्टक पूरा है। देखो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना ही इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, ना ही किसी से लेगा, इसलिए अवक्रिया करेगा ही नहीं, और ना ही किसी से साझा करेगा। ठीक, तो ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है, वो अवक्रिया नहीं करते किसी से, उन्हीं को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नोबेल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रहे थे। अब यहाँ देखते हैं कुछ धातुएं लेते हैं। धातु में क्या होता है? बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो त्याग कर ये धनायन बनाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम कितने नंबर पे होता है? 11। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2, 8, 1, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाएगा? सोडियम का धनायन। मैग्नीशियम कितने नंबर पर होता है? 12 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 2, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के सोडियम का और मैग्नीशियम का डबल का धनायन बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे? 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 3। पोटेशियम कितने नंबर पे है? 7। ऐसे करो, देखो सोडियम 11 पे, सोडियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 14 हो गया, फास्फोरस 15, उसके बाद सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, उसके बाद पोटेशियम 19 पे है ना। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? 2, 8, 8, इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये देखो, अभी हम क्या पता करेंगे कि तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 गुणे 3 की घात 2, 2n² होता है ना, तो कितना होगा? 3 त्रिक 9, 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कहेंगे सर आप यहाँ 8 ही क्यों लिख रहे हैं? 8 से ज्यादा होने दीजिए ना, तब जाएगा चौथे वाली कक्षा में। तो ये चौथा कक्षा नहीं है। ठीक है, ये तीसरे कक्षा का उपकोष होते हैं। कोष में भी छोटे छोटे कोष होते हैं जिन्हें उपकोष कहते हैं। ठीक है, तो उसमें 8 करके होता है। तो ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, और ये तीसरे कक्षा के अब जो आएगा 2 वो उपकोष होंगे। ठीक है, अभी एक बात तो 2, 8, 8 कितना हो गया? 2, 8, 10 और 8, 18, बचा 1, ये लास्ट वाले उपकोष में। तो यानी कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। ये इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाएगा? पोटेशियम का धनायन। और कैल्शियम कितने नंबर पे होता है? 20। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8, 8, 2, यानी कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाएगा? धनायन। तो 9th में पता नहीं सही पढ़े हो तुम लोग कि नहीं। अब कोर्स ही कम कर दिया जब से कोरोना आया, अब उतना डिटेल में रही नहीं गया, नहीं तो उसमें तुम जो है परमाणु सिद्धांत पढ़ते। ठीक है, फिर बोर-बरी योजना पढ़ते, उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का कोषों में वितरण किस प्रकार होता है, वो सब उसका नियम पढ़ते डिटेल में, तब जाके इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते। उसका एक चैप्टर होता था, अब शायद नहीं है। हो गया। अब कुछ आधार में देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन। इसका ये कितने नंबर पर होता है नाइट्रोजन? देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2, 5। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, यानी कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे कि 3 ग्रहण कर ले। 5, 3, 8 या 5 त्याग दे तो 2 ऐसे हीलियम की तरह हो जाएगा। तो 5 त्यागना आसान है कि 3 ग्रहण करना? 3 ग्रहण करना। तो ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेगा, जो त्यागा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन आया मतलब क्या? ऋणायन। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि इस पे नाइट्रोजन पे 3 का ऋणायन आएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 6। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2, 8 हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 का ऋणायन बनाएगा। ठीक, फास्फोरस कितने नंबर पर होता है? 15। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 5। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है। और कुछ तत्व होते हैं जिनकी परिवर्ती संयोजकता होती है, उनका 3 भी होता है, 5 भी होता है। ठीक है, वो आगे हम डिटेल में बताएंगे। फ्लोरीन कितने नंबर पे है?
कितने नंबर पे? 90 नंबर पे। हम्म? 90। बोलो 9 नंबर पे। ऑक्सीजन, हाँ। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना आएगा? 2, 7। ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन, एक ऋणायन। ठीक। अब क्लोरीन कितने नंबर पे होता है? 17 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 7। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए इसके पास तो पूरा हो जाएगा इसका स्टैक। उसी को पूरा करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? क्लोरीन का ऋणायन। अच्छा, अगर इनको हम दर्शाना चाहें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना? यहाँ लिख दें, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम का धनायन बनाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम डबल का धनायन। ऐसे 2 बार प्लस लिख दो, चाहे 2 लिख के पीछे प्लस लिख दो, ठीक है। और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 का धनायन बनाएगा। और पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग 1 का धनायन बनाएगा। और कैल्शियम 2 का। ठीक है। अब ये याद रखना, इसी के आधार पर हम आगे कोई तत्व किसी से क्रिया कैसे करेगा उसकी विवेचना करेंगे। नोट करिए। अब देखते हैं कि धातुएं और अधातुएं आपस में क्रिया कैसे करती हैं। तो खाने वाले नमक का सूत्र जानते हो ना, क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये कैसे बनता है? देखो, सोडियम जो धातु है कितने 11वें नंबर पे है, 2, 8, 1। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे बिंदी से दर्शा दिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ऐसे है 2, 8, 1। तो हम बाहरी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यही बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, उसी से उसका रासायनिक गुण निर्धारित होता है। तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक, प्लस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वो त्याग दिया तो कितना हो जाएगा? 2, 8, बस यही होगा, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव धनायन बनाएगा। अब क्लोरीन का क्या हाल है? क्लोरीन कितने नंबर पे है? 17 नंबर पे। क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 7, ठीक। और अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? पूरा, लेकिन एक माइनस हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है, तो क्लोरीन का ऋणायन बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 8। आर्गन जैसा हो गया ना, ठीक। इसका भी अक्षर पूरा हो गया। यानी कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लेते या देते क्यों है? ताकि ये अपने अस्थायित्व को प्राप्त कर सके, ठीक है। अब इससे तो समझ में आता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इनको हम दर्शा देते हैं कि आखिर में ये प्रक्रिया करते कैसे। तो देखो, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे बना और प्लस क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा दे रहे हैं, ऐसे चलो कटी कुटा से दर्शा दे रहे हैं। 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 1, 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना क्लोरीन के, ठीक। 2, 8, 1 और ये 2, 8, 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये ग्रहण कर लेगा। तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या बना? सोडियम का धनायन, और ये ग्रहण किया तो क्लोरीन का ऋणायन। धनायन और ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये जुड़ जाएंगे, बनाएगा क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड। बरस रह गया। नमक, ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम की अक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तब क्या होगा? मैग्नीशियम अब इतना सारा डिटेल में इस तरह नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, स्पेस भी लग जा रहा है ना। मैग्नीशियम कितने नंबर पे होता है? मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। अब यहाँ देखो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक। त्याग दिया तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो मैग्नीशियम का डबल का धनायन बनाएगा, ठीक है। और क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 8, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा? क्लोरीन का ऋणायन, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों की क्रिया कराएं मैग्नीशियम क्लोरीन का, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्लोरीन के 2 परमाणु चाहिए, क्योंकि वो 1 ग्रहण कर रहा है, तो क्लोरीन के 2 परमाणु ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, ऐसा है ना, 7 होते हैं ना इसके बाहरी कक्षा में क्लोरीन के। 2, 2, 4, 2, 6, 7 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये
इसको दे देगा, और अरे इसको कैसे लाऊं, चलो ये वाला इस पे आ गया, और ये यहाँ दे देगा इसको, ठीक। तो होगा क्या, Mg क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। MgCl2, देखो मैग्नीशियम एक्टेड हुआ, क्लोरीन दो टू है। अब समझे कि मैग्नीशियम जिसकी संयोजकता कितनी होती है, मैग्नीशियम और क्लोरीन ऐसे लिख लिए, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो इसका ऐसे इधर करते थे एरो से, इसका इधर करते थे, है ना। तो क्या बनता था, Mg1Cl2, यही ना। तो संयोजकता जितनी होती है उसका दूसरे चला जाता है, मैग्नीशियम का 2 है, इसको क्लोरीन पे जाएगा, क्लोरीन का 1 है, मैग्नीशियम पे जाएगा। तो वो इस तरह से होता है। एक तो लिखा नहीं जाता ना। और भी कुछ है, इतना ही। अब कुछ अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म दिया है। तो ये क्या है, आयनिक यौगिक है। अब यौगिकों के भी कई प्रकार थे, लेकिन इसमें खाली आयनिक यौगिक ही दिया है। आयनिक यौगिकों में क्या होता है, ये आयन के रूप में पाए जाते हैं। इनको पानी में घोलेंगे तो ये आयन में अलग हो जाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक को पानी में घोलेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब उसमें बिजली प्रवाहित करेंगे तो बहुत तेज बिजली प्रवाहित होगा, क्योंकि इसमें आयन है। लेकिन अगर शुद्ध जल है, एकदम 100% प्योर वाटर, उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड घोल दो तो Mg डबल पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो उसमें भी बिजली प्रवाहित होगा। तो आयनिक यौगिकों का ये एक गुण हो गया। अच्छा, और दूसरा गुण क्या हो गया, क्योंकि आयन जो है ये विपरीत प्रकार के होते हैं, तो ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा आकर्षित किए रहते हैं कि कठोरता से बांधे रखते हैं। तो ये यौगिक जो है कठोर होते हैं, हाँ, लेकिन हथौड़े पे मारने पे ये टूट जाते हैं, ठीक है। भंगुर भी होते हैं, और इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर इनको गर्म करके गलाया जाए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा गलाने के लिए, ठीक है, लगभग 1000-1200 डिग्री तक। और भी बहुत सारे गुण हैं। अभी धातुओं की प्राप्ति के लिए निष्कर्षण पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कि जमीन से खोद कर जो धातुएं निकाली जाती हैं उनकी अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं। तो ये सारा कुछ हटा दिया तुम लोग के कोर्स से। पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे तो डिटेल में हुआ करता था कि जब धातुओं को खोद के निकालते हैं तो 2 तरह के धातुओं के यौगिक मिलते हैं, या ऐसे खदान मिलते हैं। तो कुछ ऐसे भंडार होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिसमें धातुओं की मात्रा कम होती है, ठीक है। अच्छा, जितने भी खोद के निकाले, जमीन से खोद के निकाले जिसमें धातु निकालना है, तो उन सबको क्या कहेंगे, खनिज, ठीक है। खोद जमीन से खोद कर निकाले उनको क्या कहेंगे, खनिज। तो जिसमें भी धातुएं या अधातुएं जो भी खोद के निकाल रहे हैं वो सब पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, खनिज। लेकिन ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क और कहते हैं इसमें, ठीक। तो क्या समझे, यानी कि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते। जिनमें धातुओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिनको कम खर्चे में आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अयस्क, ठीक। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये सब हटा दिया तुम लोग में से। फिर जमीन से खोद के निकाले, फिर उनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, फिर मैं इन सब पीस के, अब उनके विशेषता के आधार पे उनका जो है सांद्रण करते हैं। सांद्रण मतलब क्या, गाढ़ापन, यानी कि जो ढेर सारी अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों को हटा देंगे तो जो धातु हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो और गाढ़ा, यानी कि और ज़्यादा हो जाएगा, परसेंट उसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा ना। जैसे मान लो खोद के निकाले, इसमें कबाड़ा, कीचड़ और अलग अलग अशुद्धियां मिला के मान लो 40% है, और धातु उसमें कितना है, 60%। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस के उसमें से अशुद्धियां, मान लो धूल गर्दा, उसको हटा दिए घोल के या उड़ा के, है ना, और भी अशुद्धियां हटा दिए, तो अब उसमें से मान लो 10% अशुद्धि निकल गया, ठीक। तो कितना था, 40% अशुद्धि था, 10% निकल गया, कितना, 30% बचा, यानी कि अब 70% उसमें क्या है, वो धातु है। तो उसकी सांद्रता बढ़ गई ना, 60% से कितना हो गया, 70। ऐसे अलग अलग प्रोसेस में उसको शुद्ध करते जाते हैं और उसकी शुद्धता बढ़ती जाएगी, यानी कि सांद्रण बढ़ता जाएगा, 80%, 90%, 95% ऐसे। तो उसमें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांद्रण। तो वो भी बहुत प्रकार का होता था। अब जैसे कि कुछ ऐसी धातुएं जो चुंबक से आकर्षित होती हैं, ठीक है, उन्हें लौह चुंबकीय धातु कहते हैं। उनके लिए अलग प्रोसेस था। ऐसे एक रोलर कोस्टर की तरह चलता था, पट्टी लगा रहता था चौड़ा सा, उस पर पीस के उसको रख देते थे, और वो जो चल रहा था पहिया, ठीक है, दोनों तरफ पट्टी चल रहा है, गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे। तो वो जो पहिया होता था बड़ा वाला जो नचा रहा था उस पट्टी को, वो चुंबक का बना रहता था, स्ट्रॉन्ग चुंबक का। तो जो पाउडर उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब नीचे गिरेगा, जहाँ से गोल गोल घूम रहा है, एक साइड जाएगा ऐसे लेके, वहाँ से नीचे गिरेगा ना, तो अशुद्धियाँ जो है उस पट्टी पे चिपक के नीचे जब गिरती थी धीरे धीरे, तो उसके नीचे गिरती थी, अशुद्धियाँ जाके दूर गिरती थी, अशुद्धियाँ दूर गिरती थी। तो इससे क्या होता था, जो चुंबकीय पदार्थ होते थे, यानी कि धातु में, वो अलग हो जाती थी, ठीक है, पूरा शुद्ध नहीं, लेकिन कुछ तो शुद्धता बढ़ जाएगी। मान लो 60% था, वो बढ़ के 80, 85, 90% हो जाएगा, है ना, अशुद्धियाँ अलग हो जाती थी। और भी अलग अलग प्रोसेस थे, ये सारा सब कुछ चैप्टर में से हटा दिया है, ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्ट दिया है कि धातुओं का शोधन कैसे करते हैं, सांद्रण और ये सब कुछ हटा दिया। झाग लवन विधि होता था, ठीक है, और भी तमाम होता था। हाँ, धातुओं का निष्कर्ष कुछ और बताने वाले थे। तो एक बार फिर से धातुओं को, जो मुख्य मुख्य धातुएं हैं उनको लिख लिए, ठीक है, सक्रियता श्रेणी के आधार पे धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम में। तो ये जो धातु हैं, ये इतने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। इनका शोधन जो है
विद्युत अपघटनी विधि से करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि से, ठीक है। और ये जो है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इनका शोधन जो है कैसे करते हैं, ये ऑक्साइड के रूप में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इनका कार्बन के द्वारा अपचयन किया जाता है, ठीक है। कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। और ये जो दो धातुएं हैं, ठीक है, ये प्रकृति में, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं, गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में, यानी कि ये शुद्ध रूप में ही पाई जाती है। तो इनके शोधन की जरूरत नहीं होती, बस इनको क्या है, जैसे मिट्टी से खोद के निकाले तो क्या शुद्धि रहेगा कि इसमें ऊपर ऊपर मिट्टी कीचड़ वही लगा रहेगा, उसको धो के साफ करना रहेगा, ठीक है। और भी अलग तरीके से उसमें वो केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा इन दोनों में, बाकी ऊपर वाले में करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखो जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं इनको विद्युत अपघटनी विधि से करते हैं, ठीक है। और भी जैसे कार्बन द्वारा अपचयन कर रहे हैं, या वो कैल्शियम कार्बोनेट से करते हैं, ठीक है। इन सबसे नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, किसी न किसी तत्व से ये अभिक्रिया करके उसके साथ जुड़ जाते हैं और उनसे जो है अपचयन करा के नहीं करा सकते। तो विद्युत अपघटनी में क्या होता है, एक सेल होता है, मतलब बैटरी होता है, ठीक है, और उसमें वो एनोड और कैथोड लगा देते हैं, है ना, पानी में घोल के, ठीक है, कुछ वो होता है विद्युत अपघट्य पदार्थ, पानी में घोल के, और वो लगा देते हैं कैथोड और एनोड, उसमें बिजली प्रवाहित करते हैं। तो उसमें जो भी इसके साथ जुड़ा रहता है, तो धनायन किस पे जाता है। अब देखो ये सब धनायन का काम करेंगे, धातु हैं, ये जाएंगे कैथोड पे, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड वाले क्षण के नीचे बैठ जाएंगे, और जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो कहाँ, एनोड पे, यानी कि धनायन पे, धन वाले सिरे पे जाएंगे। नोट कर लो इसको भी। तो अगला टॉपिक है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। अब एकदम से नीचे वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में शुद्ध रूप में पाया जाता है, इनकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की या इन तीनों की बात करें। चलो, कॉपर और हाइड्रोजन यानी कि मर्क्यूरी की, तो ये या तो सल्फाइड के रूप में होते हैं, जैसे मर्क्यूरी सल्फाइड, या ऑक्साइड के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड या कॉपर ऑक्साइड। तो जैसे मर्क्यूरी ले लें, अगर वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के रूप में है, तो इनको मात्र गर्म करने से ही इनके जो है अशुद्धि दूर हो जाती है, ऑक्साइड ये हट जाता है, ठीक है। तो इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Hg और O2, इसको बैलेंस कर सकते हैं, इधर 2 से गुणा कर दो, इधर 2 से गुणा कर दो, हो गया बराबर। और कोई यह भी ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो मर्क्यूरी सल्फाइड है, ठीक, तो उसको गर्म करेंगे तो ये हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। चलो थोड़ा यहाँ भी, हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, इसमें तो ऑक्सीजन पहले से था, वो क्या अभिक्रिया करेगा, ठीक। तो क्या बनाएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो गैस है, उड़ जाएगा, ठीक है। और ये देखो फिर इसको गर्म करेंगे पहले वाली तरीके से, है ना, तापन यहाँ लिख देते हैं, तापन, ठीक है। ये देखो मर्क्यूरी सल्फाइड को गर्म किए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड को पहले की तरह गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन, उड़ गया, ठीक। अब जैसे कि कॉपर है, ठीक, कॉपर सल्फाइड, ये इसका जब निष्कापन करेंगे, तो तापन करेंगे, ठीक है, मतलब गर्म करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर कॉपर ऑक्साइड को और ज़्यादा गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएगा, कॉपर और ऑक्सीजन, यही ना, बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 और 1 3 है, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना, 6। या तो 6 बना सकते हो या तो 12 बना सकते हो, तो 6 बना सकते हैं। तो 6 बनाने के लिए क्या कर लें, इसको 3 से गुणा कर लें, 6 हो गया। अब इधर 6 बनाना है ना, इधर 2 से गुणा कर दें, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूना 4 हो गया, इधर 2 से गुणा कर दें तो 2 1 कम 2, तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन 4 और इधर 2 1 कम 2, 4 2 6। मर्क्यूरी इधर 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो मर्क्यूरी और सल्फर दोनों एक साइड 2 2 हो गया, अब बराबर हो गया। अब कॉपर सल्फाइड का जब गर्म किए, वाई की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाए, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस करते हैं। कॉपर 1 है, इधर 1 है, सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन इधर 2 है, उसी तरह से है बिल्कुल ना। तो इसको भी उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह, इधर 3 से गुणा कर लो, इधर 2 से, है ना। और इसको कॉपर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर
एक का इधर 2 से गुणा कर लो, ऑक्सीजन 2 हो गया, कॉपर 2 हो गया, तो इधर 2 से गुणा कर लो। अब ठीक है, लिख लो इसको। तो अब पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो नीचे जो धातुएं थी एकदम से नीचे वो अक्रियाशील थी, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती थी। उसके ऊपर जो थी वो कम क्रियाशील थी, मतलब उससे तो ज़्यादा ही नीचे वाले से, वो ऑक्साइड के रूप में ज़्यादातर या सल्फाइड के रूप में उपस्थित होती है। उनको ऐसे गर्म कर देने से ही वो अशुद्धियाँ दूर हो जाती, वो गैस के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, और उनके ऊपर और एकदम ऊपर वाले से नीचे यानी कि मध्य में जो धातुएं होती हैं, ठीक है, ये मध्यम क्रियाशील होती हैं, यानी कि बहुत कम क्रियाशील भी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मीडियम में होती हैं। ठीक, तो इनके जो धातु होते हैं 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोनेट के रूप में भी, ठीक है, और जो है हाँ सल्फाइड के रूप में भी। ठीक है, तो जो कार्बोनेट के रूप में होते हैं उनको जो है वायु की सीमित मात्रा में, अच्छा अब यहाँ पे समझ लो निस्तापन और भर्जन आएगा। निस्तापन क्या होता है, जब अयस्क को, ठीक है, जब अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, मतलब ज़्यादा वायु नहीं रहे, ज़्यादा हवा नहीं रहे, कम ही हवा में वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसका जो कार्बोनेट होता है वो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाता है और ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यौगिक का ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अब ऑक्सीजन और कम हो गया ना, कार्बोनेट में क्या होता है CO3 कार्बोनेट होता है, यानी कि कार्बन 1 है ऑक्सीजन 3 है, वो टूट के क्या बन जाता है धातु का ऑक्साइड, यानी कि 1 ऑक्सीजन है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन बाहर निकल गया ना। और वो उसके बाद क्या आता है, निस्तापन के बाद क्या आता है भर्जन। जब किसी यौगिक में सल्फाइड अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसको वायु की अधिक मात्रा में, यानी कि ज़्यादा हवा उपस्थित रहे तब उसको अधिक ताप पे गर्म करते हैं, तो वो वायु के ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके जो उसमें सल्फाइड है अशुद्धियाँ, वो ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके सल्फर ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वो अलग हो जाएगा, यानी कि सल्फर अब सल्फर डाइऑक्साइड बनके बाहर उड़ जाएगा, और वो जो धातु था वो ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके धातु का ऑक्साइड, यानी कि जो भी धातु है, जैसे सोडियम है तो मैंने सोडियम नहीं, जैसे कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज है तो मैग्नीज ऑक्साइड, ये बनाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, ठीक, इसका क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे, निस्तापन मतलब क्या, वायु की सीमित मात्रा में, कम मात्रा में इसको अधिक ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे चिन्ह बना दें, ये मतलब कि गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, है ना। और अगर मान लो जिंक जो है सल्फाइड के रूप में उपस्थित है, जिंक सल्फाइड, तो इसका क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, यानी कि अब वायु की सीमित नहीं, वायु की अधिक मात्रा में इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भर्जन। तो ये क्या बनाएगा, हाँ, तो वायु की अधिक मात्रा है, या मतलब क्या, ऑक्सीजन रहेगा। हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन, ज़्यादा हवा का लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये अक्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, बाहर निकल गया। तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन की अशुद्धि थी ना इसमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। अब जिंक में ऑक्सीजन कम बचा ना, जिंक सल्फाइड में सल्फर की उपस्थिति थी, उसको गर्म किए वायु की अधिक मात्रा में, तो ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनके बाहर उड़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया ना। अब ये इसमें कम अशुद्धि रह गया। अब ये जो ऑक्साइड बचता है, ठीक है, इसको और ज़्यादा गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि पिघल जाए। ठीक है, नहीं, हाँ, इतना गर्म करते हैं कि पिघल जाए। फिर उसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन, थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड है, इसमें क्या मिला है, कार्बन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अपचयन होगा, ये अपचयित हो जाएगा, अपचयन। तो इसको इतना गर्म किए कि ये जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन, ये एकदम पिघल जाएगा। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से शुद्ध जिंक बाहर निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सुने हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों गैस होता है। इस तरह से ये शुद्ध धातु निकल जाएगा, एकदम 100% शुद्ध नहीं, लेकिन वो जो अलग अलग शुद्धियाँ थी वो बाहर निकल गई। अब इसका और भी आगे थोड़ा प्रोसेस होता है कि लगभग 99.9% शुद्ध धातु निकाले, क्योंकि धातु जितना ही ज़्यादा शुद्ध होगा उसका उतना ही अच्छा गुण होगा, विद्युत चालकता और जो है उसकी कठोरता वो बढ़ जाती है। मैंने और भी प्रोसेस होते हैं, कुछ और भी मिलाते हैं तो कठोरता बढ़ जाती है, वो आगे और कभी बताएंगे। फिलहाल ये यहाँ शुद्ध धातु प्राप्त करना है, मुद्दा वो है ना। ये हो गया। अब फॉर्मूला लेते हैं NnO2। इसको एल्युमिनियम से अलग करते हैं, एल्युमिनियम क्योंकि मैग्नीज से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इसको विस्थापित कर देगा। विस्थापन किससे इसको करेंगे, विस्थापन हम क्रिया पढ़े हो ना, पहले चैप्टर में था, उस तरह से। तो ये क्या बनाएगा, Mn, ये इतना गर्म करेंगे ये पिघल जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, और क्या बनाएगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब बैलेंस कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसी तरह जो आयरन का ऑक्साइड होगा, जब लोहे को शुद्ध करेंगे तो उसको भी कार्बन से नहीं बल्कि एल्युमिनियम से विस्थापित करेंगे। विस्थापन प्रक्रिया में क्या होता है, विस्थापन प्रक्रिया जानते हो ना, जब किसी यौगिक
की अभिक्रिया किसी तत्व से कराते हैं तो वो तत्व उस यौगिक से किसी उस तत्व को मतलब दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसकी जगह जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम जाके इसकी जगह बैठ गया ना मैग्नीज की जगह पे, देखो Al2O3 बन गया, मैग्नीज बाहर निकल गया, तो एल्यूमिनियम मैग्नीज को विस्थापित कर दिया। अब देखते हैं एक और रह गया था आयरन ऑक्साइड का निष्कर्षण कैसे करते हैं। Fe2O3 यह है आयरन ऑक्साइड। तो ये देखो ये भी ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसको कार्बन के साथ गर्म करके इसको अपचयित नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ ये अच्छे से अपचयित हो जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड ये क्या है, अशुद्धि है, अशुद्धि रूप इसमें मिला है। ठीक है, इसको गर्म करेंगे एल्यूमिनियम के साथ, ठीक, तो क्या बनेगा, इसको जब गर्म करेंगे तो ये इतना तेजी से इससे इस तरह अभिक्रिया करेगा, इससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है और ये पूरा एकदम पिघल जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है आयरन, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ एल लिखे हैं ब्रैकेट में। ठीक है, एल मतलब लिक्विड फॉर्म में, और क्या बनता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, और क्या निकलता है बहुत सारा ऊष्मा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्माइट। ठीक है, थर्मिक अभिक्रिया, इसे क्या कहते हैं, थर्मिक अभिक्रिया, थर्मिक अभिक्रिया। तो जो बिल्डिंग करते हैं ये इसी सिद्धांत पे होता है। ठीक है, तो देखो बिल्डिंग करने वाले क्या करते हैं, एक मशीन रहता है उनके हाथ में जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और उसमें ऐसे एक बड़ा सा मोटा सा वायर रहता है एल्युमिनियम का। ठीक है, बिल्डिंग करने वाले ऐसे सफेद का चमकीला वाला वायर होता है नहीं मोटा सा, वो एल्युमिनियम का होता है, और वो कचोरी में ऐसे कुछ लिए रहते हैं नहीं, मटमैला गंदा सा पदार्थ रहता है, वो क्या होता है आयरन ऑक्साइड होता है। गंदैला सा कुछ होता है ऐसे कचोरी में या किसी छोटे से बर्तन में लिए रहते हैं, और उसमें उसको लगाते हैं, थोड़ा सा पोतते हैं, और जहाँ बिल्डिंग करना होता है जो धातु में जहाँ जोड़ना है, ठीक है, उनको सटा के उस पर चालू कर देते हैं। यानी कि अब क्या होता है, वो गर्म होता है, ये दोनों आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, तो वो दोनों अभिक्रिया करके इतना ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि वो ये और ये एकदम पिघल जाते हैं। क्या देखो, ये एकदम से पिघल जाते हैं, तो ये पिघल के क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और उसमें से आयरन अलग हो जाएगा। ठीक है, एकदम पिघला हुआ लोहा, ये आयरन है लिक्विड फॉर्म, और क्या बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। तो ये चिंगारी और जो है धूल के रूप में या कीचड़ के रूप में ऐसे अलग हो जाएगा। ठीक है, गर्दा के रूप में, और ये आयरन लिक्विड रूप में रहेगा, जहाँ धातु को जोड़ रहे हैं वहाँ से चिंगारी निकलता है छर छर छर, उसमें ये भर जाएगा दो धातुओं के बीच में, और उनको जोड़ देगा, हो जाएगा क्या, बिल्डिंग पक्का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये इधर उधर गिर जाएगा मिट्टी में, ये नीचे, और ये बहुत सारा ऊष्मा निकलता है जो इनको पिघलाता है, तभी लिक्विड आयरन बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्माइट बिल्डिंग। तो इन्हीं का यूज होता है बिल्डिंग करने में। तो बिल्डिंग करने का रासायनिक फार्मूला यही है, क्या, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड आयरन, यानी कि पिघला हुआ लोहा जो दो धातुओं के बीच में उनकी दरारों को भर के उनको जोड़ देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगल बगल गिर जाता है, ठीक है, छितरा के, और ये ऊष्मा यही तो उनको पिघलाता है। ठीक, ये प्रोसेस होता है बिल्डिंग का, अजय करता है ना अपने। अब जानते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं के, कुछ धातुओं के निष्कर्षण, जैसे कि कौन कौन से, सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, और मैग्नीशियम, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो इनका शोधन कैसे करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि से। ठीक, तो विद्युत अपघटनी में क्या होता है, ऐसे एक बैटरी होता है, ठीक है, उसमें विद्युत अपघट्य खुला रहता है, ठीक है, और वो जो क्षण लगा रहता है, ठीक है, ऐसे वो तार से ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये मान लो ये एनोड है, धनायन यानी कि प्लस वाला काला तार, ठीक है, और ये क्या है, ऋणायन है, कैथोड, ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। ठीक, तो इसमें अब मान लो जैसे कि नमक है NaCl, ठीक है, तो उसमें देखो सोडियम जो है नमक में पाया जाता है, उसको क्या करेंगे, इसमें घोल देंगे, तो वो क्या होगा, अरे इससे लिखाने का जो भी यौगिक है उसको जब घोल देंगे इसमें, तो वो उस धातु का धनायन बनाएगा, और जो भी उसमें उसके साथ है, जैसे NaCl में सोडियम और क्लोरीन था ना, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, यही है ना, इसमें टूट जाएगा। तो ये देखो, ये जो है Na इधर जाएगा कैथोड पे, ठीक है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी तो इस पे धनायन है, और कैथोड ऋणायन है, देखो माइनस चार्ज वाले हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा भरमार है, अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ग्रहण करेगा, और क्या बनाएगा, सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन जाएगा यहाँ पे, किस पे, एनोड पे, क्लोरीन क्या है, ऋणायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है ना, तभी तो ऋणायन है, और एनोड क्या है, धनायन है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये जाएगा इसको कैथोड को इलेक्ट्रॉन दे के
क्या बनाएगा Cl, लेकिन Cl तो होता नहीं है, यानी कि 2 Cl जाके Cl2 बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देके इसको, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे NaCl है, ठीक है, इसको जब हम पानी में घोलेंगे तो क्या बनाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक। अब Na पॉजिटिव ये जाएगा कैथोड, हाँ कैथोड पे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा सोडियम बनाएगा। ये किस पर हो रहा है कैथोड पर, ठीक है। और क्लोरीन जो है ये किस पर जाएगा एनोड पे, एनोड पर जाएगा, ठीक है। 2 क्लोरीन मिल रहा है, क्लोरीन है, ठीक है। और एनोड पे जाएगा तो ये क्या करेगा एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा ये लो हम दे रहे हैं, हमको मुक्त होना है, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन दे के क्या बनाएगा Cl2, ये गैस होता है, थोड़ा और दूर लीजिएगा, Cl2 ये क्या होता है गैस होता है, ये उड़ जाएगा, है ना। तो क्या समझे, यहाँ से एनोड से क्लोरीन गैस उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ सोडियम धातु यहाँ नीचे बैठा रहेगा इसमें, ठीक है। इसी तरह और जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड या और भी इनके जो भी अशुद्धि वाले यौगिक हैं उनको लेके उसको विद्युत अपघटनी में घोल लेंगे और उसमें बिजली प्रवाहित करेंगे, तो उनका यही प्रोसेस होगा। तो क्या समझे, कैथोड पर हमको शुद्ध धातु मिलेगा और एनोड पे हमको अशुद्धियाँ मिलेंगी, याद रहेगा। कैथोड यानी कि ऋणायन यानी कि काले वाले तार की जो खूंटी है उसके नीचे क्या मिलेगा धातु मिलेगा, शुद्ध धातु। तो जो लाल वाला तार होता है बैटरी में प्लस वाला चार्ज, उसके खूंटी के नीचे हमको अशुद्धि मिलेगी। और अगर गैस बन रहा है तो वो उड़ जाएगा उसी के साइड से, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन गैस होता है, ये उड़ जाएगा, ठीक है। समझ गए, इसे क्या कहते हैं विद्युत अपघटनी विधि से धातु का शोधन। तो अब सभी तरीके पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या आएगा धातु का संक्षारण और उनको कैसे बचाना है। ये क्या Cl2 लीजिए, NaCl टूटेगा किसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कभी कोई दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हाथ से कुछ और लिखा जाता है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा बच्चे जानता है कि सोडियम क्लोराइड इसी में टूटेगा, है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Cl2 गलती से लिखा गया था, बिठा दे। लास्ट में एक और टॉपिक है क्या धातुओं का संक्षारण। तो देखो हम ज़्यादातर धातुएं जो भी सामान यूज करते हैं उसमें मजबूती के लिए ज़्यादातर किस धातु का यूज करते हैं, लोहे का या स्टील का। तो लोहा क्या होता है, शुद्ध लोहा अगर रहेगा तो वो ज़्यादातर उसमें जंग लगता है, मुरझा जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। और मुरझाएगा, जंग लगेगा तो धीरे धीरे वो झरेगा, टूट, ठीक है, सड़क झड़ता जाएगा और नष्ट हो जाएगा, उसकी मजबूती खत्म होती जाती है और वो एक टाइम बाद वो उसकी बनी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तो उसी को संक्षारण कहते हैं। तो लोहा या स्टील इनसे बनी चीज़ों को, इनको हानि से बचाने के लिए कई तरीके, जैसे कि उसके ऊपर पेंट लगा दिया जाए, ठीक है, ग्रीस लगा दिया जाए, विद्युत लेपन या यसद लेपन। एक यसद लेपन होता है, इसमें क्या होता है जैसे कि लोहा या स्टील से बनी, ठीक है, वस्तुओं के ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक पतला सा परत चढ़ा देते हैं जिंक का। तो विद्युत रासायनिक शरीर में आप पढ़े होंगे कि जिंक जो है लोहे से ऊपर होता है, आयरन से ऊपर होता है, यानी कि जिंक जो है आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो जब जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे पे या स्टील पे, स्टील लोहे से बनता है, तो अब क्या होता है जिंक ज़्यादा क्रियाशील है लोहे से, तो वो ऑक्सीजन या और अन्य परिस्थितियों के साथ जो है अब क्रिया करके धीरे धीरे वो संक्षारित होता है हल्का हल्का। और क्योंकि उसकी तुलना में आयरन कम क्रियाशील है, तो अब उससे ज़्यादा क्रियाशील वाला क्षरण हो रहा है उसका धीरे धीरे, तो ये बिल्कुल भी इसका क्षरण नहीं होता है लोहे का, तो वो सुरक्षित रह जाता है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा जिंक का क्षरण होता रहता है, ठीक है। तो यही सब तरीके हैं। हाँ और भी हैं, जैसे कि एक अब और आ गया स्टेनलेस स्टील, यानी कि उसमें दाग धब्बा या मूर्छा नहीं लगेगा। तो देखो स्टील होता क्या है, जब लोहे में कार्बन की कुछ मात्रा मिला देते हैं 1-2%, ठीक है, तो लोहे के अणुओं के बीच में कार्बन जाके बैठ जाता है और उनको और स्ट्रांगली बांध देता है मजबूती से। तो लोहा जो पहले जितना मजबूत था उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हिंदी में इस्पात, इंग्लिश में स्टील कहते हैं। तो लोहा में कार्बन थोड़ा सा मिला है, ठीक है, तो क्या बन गया स्टील, लेकिन उसमें अभी भी जंग लग सकता है, मुरझा के धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो उसमें निकिल और क्रोमियम भी मिला देंगे थोड़ा थोड़ा मात्रा में, लोहे में निकिल क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम धातु भी थोड़ा थोड़ा मिला देंगे 2-4% करके। तो अब क्या बन जाएगा स्टेनलेस स्टील, यानी कि दाग धब्बा रहित, मूर्छा जंग रहित स्टील बन जाएगा। उसमें अब जंग नहीं लगेगा, मूर्छा नहीं लगेगा। तो ये भी तरीका हो गया। और कुछ धातुएं होती हैं जो पारा में यानी कि मर्क्यूरी में घुल जाती हैं, मर्क्यूरी में घुल के वो क्या बनाती हैं अमलगम। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है अमलगम क्या होता है, तो बताओगे कुछ ऐसी धातुएं जो पारे में घुल जाती हैं, ठीक है, तो उन धातुओं का पारे के साथ जो मिश्र धातु बनता है उसी को क्या कहते हैं अमलगम। खत्म करें, बहुत ज़्यादा हो गया नहीं, ठीक है।